बहुत सारी स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट। उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you post. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। हेलो, मेरा नाम कुणाल रस्तोगी है। मैं इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 15 लेके आया हूँ और आज हम लोग मेरी एसए की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो एसए मेरा एक बहुत बड़ा आर्च नेमेसिस रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 101 नंबर थे, जो उस साल के हिसाब से काफ़ी कम नंबर थे, और इस साल फॉर्चुनेटली विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मेरा स्कोर 129 है, विच इज़ कंसिडर्ड डिसेंटली गुड दिस टाइम अराउंड। तो ऐसे का मुझे लगता है कि 4 पार्ट्स में 4 या 5 पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप एक ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन इज़ कि जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिकली जो फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होते हैं, उसको आप करेक्टली इंटरप्रेट करें विद इन द स्पिरिट जो वो असली में लिखे गए थे। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 2021 का पेपर जब आया था तो एक क्वेश्चन था, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, और मैंने यही ऐसे अटेम्प्ट किया था। ये ऐसे बेसिकली एक पोयम है जो वुमनहुड या मदरहुड को सेलिब्रेट करती है, लेकिन मैंने वो पूरा ऐसे में लिखा सिवाय मदरहुड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन वहाँ गलत हो गया, जिसके वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो गए। तो आपको इंटरप्रिटेशन सही सिचुएशन और सही चीज़ से करनी चाहिए। तो इसको आप अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पहला बात तो ये कि जो जितने भी पिछले 5-10 साल के पेपर आए हैं, आप उनको एनालाइज करिए, उनके फिलोसफिकल टॉपिक्स देखिए। आप ये देखिए कि यूपीएससी किन किन थीम्स को टच करता है, क्योंकि वही थीम से कोई ना कोई ऐसे होगा। जैसे 2021 की बात करें तो एक वुमनहुड या वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक होना ही चाहिए था। तो वहाँ पे ये वाला टॉपिक अगर स्ट्राइक कर जाता मेरे को, तो शायद मैं वो गलती नहीं करता वहाँ पे। सेकंड मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो आप ज़रूर पढ़िए। जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो आपको कभी कभी सरल शब्दों में भी दे दिया जाता है, और क्योंकि काफ़ी लोगों की मदर टंग हिंदी है तो वो बेटर ग्रास्प कर पाते हैं उस टॉपिक को। तो मेरे ख्याल से वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जस्ट आफ्टर रीडिंग द टॉपिक। तीसरा मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट थोड़ी इंप्रूव करिए, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। जब आप बार बार इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको एक राइटिंग का फ्लेयर भी आएगा और समझने का भी एक फ्लेयर आएगा। तो वो दोनों चीज़ें आप इंटरप्रिटेशन से अच्छे से कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐसे में, और यूपीएससी के सिलेबस में ही मेंशन्ड है, वो है फ्लो एंड कोहेरेंसी। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐसे है वो जीएस स्टाइल आंसर नहीं लगना चाहिए कि आपने इंट्रो दिया, बीच में कुछ पॉइंट्स डाले और कंक्लूड कर दिया। आपको इसको एक लाइफ स्टोरी की तरह बनाना है। हर एक ऐसे का एक लाइफ स्टोरी होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू किया, वो उस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, आज के हमारे वर्ल्ड में वो क्या चल रहा है, आपने उससे क्या समझा, क्या और भी कुछ इससे हम समझ सकते हैं, अगर हम इसको समझ लें तो हम इसको कैसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं, और इससे क्या हमको और दुनिया को फ़ायदा होगा। तो कुछ ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से ऐसे के रिगार्डिंग। तो जैसे ऐसे का कोई भी टॉपिक आता है तो आप उसे पूछिए व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ। तो ये सारे आपके नए नए डायमेंशंस हो जाएंगे ऐसे में। तो जब आप ये लॉजिकली सोचते हैं तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली बन जाता है और वो मैकेनिकल नहीं लगता। क्योंकि अब अगर आप पेस्टल अप्रोच यूज़ करेंगे किसी जीएस के ऐसे में तो शायद वो वर्क कर जाए, लेकिन फिलोसफिकल एसेज में अगर आप पेस्टल प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से बैकफायर ही करेगा, क्योंकि वो आप फिर एग्जाम्पल बेस्ड ऐसे हो जाएगा रेदर देन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे, विच इज़ एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल एसेज। मुझसे पूछा गया कि पेस्टल क्या होता है, तो पेस्टल बेसिकली एक अब्रिविएशन है फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स को जनरेट करने के लिए। जैसे कोई भी ऐसे आएगा तो उसका पॉलिटिकल एंगल आप देखेंगे, इकोनॉमिक एंगल देखेंगे, इन्वायरमेंटल एंगल देखेंगे। तो ये बस सोचने के अलग अलग तरीके हैं ताकि आप एग्जाम्पल जनरेट कर पाए अपने ऐसे में। तो सेकंड हो गया फ्लो। तो फ्लो आप हमेशा रखिए कि आप एक कोहेरेंसी मेंटेन करते रहिए। तीसरा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या कि आप पूरे अपने ऐसे में कहीं भटकिए मत। आपको हमेशा अलाइन होना चाहिए ऐसे की जो मेजर डिमांड है। मेजर डिमांड मतलब जो ऐसे का टॉपिक है आपको हर पैराग्राफ में किसी ना किसी तरह उसको रिटरेट करना है। अब मैंने इसको करने के लिए क्या किया, मैं बार बार जो ऐसे के कीवर्ड्स हैं उसको बार बार अपने ऐसे में यूज़ करता रहता था। जैसे इस बार मैंने नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट यूज़ किया,
तो मैं हर ऐसे का अपना जो एंडिंग है, हर पैराग्राफ का जो एंडिंग है, वो मैं लॉस्ट, वॉन्डर, इन्हीं सारे कीवर्ड्स से ट्राई करता था खत्म करने का, ताकि एग्जामिनर को लगे ये क्लोजली अलाइंड है टू दी ऐसे। चौथा आपका आता है एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल्स। तो ऐसे आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत एक अपॉर्चुनिटी देता है एग्जामिनर को कैप्चर करने का, उनका जो थॉट प्रोसेस है उस कैप्चर करने के लिए आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे कुछ एनेक्डोट्स या ऐसे कुछ केस स्टडी जनरेट करनी पड़ेंगी जो शायद एग्जामिनर ना सुनी हो और वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हो, क्योंकि अगर उसको इंटरेस्टिंग लगता है तभी वो उसको फॉलो करता है। जैसे कि मैंने एक एनेक्डोट, एक केस स्टडी मैंने सोच के रखी थी जो स्टीफन हॉकिंग से इंस्पायर्ड है। तो उसमें उसने कहा कि ब्लैक होल्स आर नॉट ब्लैक एट ऑल, क्योंकि उससे हॉकिंग रेडिएशन निकलता है। तो मैं इसको किसी ना किसी तरह अपने केस स्टडी या अपने एसेज में यूज़ करने की कोशिश करता था, ताकि मैं एग्जामिनर को एक नई चीज़ बता पाऊँ जो उसके कॉमन सेंस से एकदम विपरीत हो। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स एकदम ही कैप्टिवेट कर देते हैं आपके एग्जामिनर को। और जो रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बुद्धा जी के बारे में हो गया, अशोका जी के बारे में हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गया, इन सब को आप तब भी थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं यूज़ करना। ये बहुत ही ब्रेविटी के साथ यूज़ करिए, क्योंकि जनरली सभी लोग ये सब लिखते हैं, तो कोई आपका यूनिक कंटेंट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यूनिक कंटेंट काफ़ी मार्क्स आपको दिलाता है, पर्टिकुलरली एसेज में। तो हमने पहला देखा इंटरप्रिटेशन, दूसरा हमने देखा फ्लो, तीसरा हमने देखा कि कैसे एनेक्डोट्स और एग्जाम्पल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग। तो ऐसे में लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऐसे में, आपकी अगर थोड़ी अच्छी लैंग्वेज होगी, थोड़ी सभ्य लैंग्वेज, थोड़ी ज़्यादा स्कॉलरली तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ मतलब कि आप अपने वर्ड्स, अपने इमोशंस को कम से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वैसी लैंग्वेज आपको ऐसे में भी चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि आपके पास सिर्फ 1000 या से 1200 वर्ड है जो आप लिख सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कम स्पेस में जनरेट कर पाएंगे, तो उससे आप और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हैं अपने ऐसे में, जो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। सेकंड, आपका अगर कोई अच्छे कुछ एग्जाम्पल्स या अच्छे कुछ कोट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर जो को हुक कर लेगा वो अपने ऐसे में। तो जैसे कि इस बार नॉट ऑल हू वांट और लास्ट मैंने यूज़ किया था, तो मैंने एक कोट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे यूज़ किया, दैट रिसर्च इज नथिंग बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। तो ये वॉन्डर के साथ काफ़ी अच्छे से अप्रोप्रिएटली मैच कर गया। तो ऐसे आप कुछ कोट्स यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एंडिंग में भी ये सारे कोट्स यूज़ करता था, जैसे कि इस बार नॉट ऑल हू वॉन्डर और लॉस्ट में मैंने इफ़ पोएम से अपना यूज़ किया था, दैट इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। तो ऐसे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव पोएम्स अपने कंक्लूजन वगैरह में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई एंडिंग बहुत अच्छी हुई है, तो इसको और थोड़े मार्क्स दे दें। वो लास्ट का बस एक एक्स्ट्रा एज है जो आप अपने ऐसे में लेके आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से आखिरी जो चीज़ मैं बोलूँगा, टेम्पलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा है कि जो कोहेरेंसी की मैंने आपसे पहले बात किया, अलाइनमेंट की बात की, वो तभी इफेक्टिव होगा अगर आपका जो ऐसे का टेम्पलेट है वो बहुत ही अच्छा हो। अब टेम्पलेट का मतलब ये है कि आपका जो ऐसे है वो पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड हो। आपने शुरू की एनेक्डोट से किया, या कोई एग्जाम्पल से किया, या कोई केस स्टडी से किया, फिर आपने जो ऐसे के कीवर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से एक पार्ट में, फिर आपने बताया रीजंस कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और कोई तरीका क्यों नहीं है होने का, फिर आपने काउंटर नैरेटिव दिया कि ये भाई कभी हर समय ये नहीं होता, कभी कभी ये भी हो जाता है। इसके अलावा फिर आपने एक वे फॉरवर्ड दिया कि जो भी आपका ऐसे का टॉपिक है उसको आप कैसे अपने वर्ल्ड में इंक्लूड कर सकते हैं और वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। और फाइनली एक कंक्लूजन हो गया जो आपका स्टोरी को एक पूरा सर्कुलर फ्लो दे देता है। तो मेरे ख्याल से ये 5-6 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे अपने टॉपिक के बारे में तो फिर आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए ऐसे में। इन सब चीज़ों को मैंने कैसे अपनाया, तो मैंने काफ़ी सारे टॉपर की कॉपीज़ जो हैं उनको रेफ़र की हैं। सबसे पहले तो अनुदीप दुरीशेट्टी सर की जो ऐसे की बुक है और जो उन्होंने कुछ 2 सैम्पल एसेज अपने अपलोड कर रखे हैं, मैंने उनको काफ़ी रिलीजियसली फॉलो किया, देखा कि ना सिर्फ उन्होंने ऐसे में क्या लिखा है बल्कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था उस ऐसे को लिखने में। मेरे ख्याल से वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैंने गौतम विवेकानंदी सर का भी ऐसे काफ़ी बार देखा। उनकी लास्ट टाइम हाईएस्ट नंबर आए थे ऐसे में, तो उन्होंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एक ऐसे लिखा है जो कोई भी आदमी पढ़ सकता है, लेकिन बहुत ही उन्होंने उसको ऑर्गेनिक बनाया है, फ्लो अच्छा दिया है, अलाइंड अच्छा करके रखा है। तो वो एक चीज़ है जो आप उससे सीख सकते हैं।
इसके अलावा दिव्या शक्ति मैम का भी मैंने ऐसे रीड किया, उनका भी काफ़ी अच्छा मुझे एसेज लगे और वो मेरी राइटिंग स्टाइल से काफ़ी मैच कर रहा था, तो मैंने इसलिए उनका टेम्पलेट उठाने की कोशिश की क्योंकि उनका राइटिंग स्टाइल और मेरा राइटिंग स्टाइल काफ़ी सिमिलर था। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने इस बार यूज़ की हैं अपने एसेज में। अब लास्ट क्वेश्चन एक ये आ रहा है कि मैंने इस बार असली में कैसा ऐसे लिखा। तो मैंने इस बार 2 टॉपिक्स चूज़ किए थे, एक तो नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट और दूसरा था सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी। तो अभी हम लोग अपना पहला वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं कि मैंने एक्चुअली में ऐसे में क्या लिखा। तो जो नॉट ऑल हु वॉन्डर आर लॉस्ट है, तो मैंने इसमें शुरू किया था एनेक्डोट से फर्डिनेंड मैगेलन का। तो फर्डिनेंड मैगेलन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्कम नेविगेट किया पूरे अर्थ को। उससे पहले ये लोगों को लगता था कि आप वॉन्डर करोगे अर्थ में तो आप खो जाओगे या गिर जाओगे क्योंकि अर्थ फ्लैट है जिसका एक डेफिनेट एंड है। तो लोग इसलिए वॉन्डर करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो इस फ्लैट अर्थ में लॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन फर्डिनेंड मैगेलन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वॉन्डर किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलाइन रखा, अपने मोटिव्स को, अपने थॉट प्रोसेस को और अपने ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को, और फिर वो लॉस्ट नहीं हुए बल्कि उन्होंने पूरे दुनिया को एक नया रास्ता दिखा दिया। तो ये मैंने एनेक्डोट ऐसे शुरू किया। इसके बाद मैंने थोड़ा फिलोसफिकल टच देने की कोशिश की। तो मैंने शुरू किया एरिस्टोटल के साथ। तो एरिस्टोटल ने ये बोला है कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में यूडाइमोनिया के पीछे पड़ा हुआ है। अब यूडाइमोनिया एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस या ब्लिस है। हर इंसान इस ब्लिस को पाना चाहता है, लेकिन क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, सबका टेम्परामेंट अलग होता है, तो अगर आप फिक्स्ड पाथ जो बाकी लोगों ने छोड़ा है आपके लिए वो फॉलो करेंगे तो शायद आप यूडाइमोनिया प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप वॉन्डर करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से वॉन्डर करते हैं, अपना अलग अलग पाथ चुनते हैं इस यूडाइमोनिया को पाने के लिए, लेकिन वो लॉस्ट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो सर्टेन स्किल्स नहीं है, वो सर्टेन एप्टीट्यूड नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस पाथ को चूज़ करते हुए भी, वॉन्डर करते हुए भी लॉस्ट नहीं होते। फिर मैंने बोला चलो हम इन लोगों को ढूंढते हैं थ्रू आउट स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस। तो उसमें मैंने शुरू किया एक स्वांतो पाबे नोबेल लॉरिएट है उनकी केस स्टडी के साथ कि कैसे होमोसेपियंस जो थे उन्होंने वॉन्डर किया पूरे अर्थ में लेकिन वो लॉस्ट नहीं हुए, जबकि जो होमो निएंडरथल्स हैं वो वॉन्डर किया और वो लॉस्ट हो गए। तो इसका उन्होंने बेसिक रीज़न ये बताया कि साइंस जो था, जो इंजेन्युइटी थी ह्यूमन माइंड्स की, उन्होंने उनको जो अपने रिसोर्सेज हैं चारों तरफ के उसको यूटिलाइज करने में मदद की, जिसकी वजह से वो लॉस्ट नहीं हुए। फिर मैं महाजनपद पीरियड में गया, मैंने लॉर्ड बुद्धा के बारे में बात किया कि कैसे उन्होंने भी वॉन्डर किया लेकिन वो लॉस्ट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपना अपलिफ्टमेंट कभी नहीं चाहा, उन्होंने पूरा विश्व अपलिफ्टमेंट की बात की, इस वजह से वो भी लॉस्ट नहीं हुए। फिर मैं आया मिडीवल एजेस में। मिडीवल एजेस में मैंने बात की गैलीलियो वगैरह की जिन्होंने वॉन्डर किया, या फिर न्यूटन की बात की मैंने जिन्होंने वॉन्डर किया। एक जो फिक्स्ड पार्ट था क्रिश्चियनिटी ने जो प्रोवाइड किया था कि भाई रिलीजन ही सब कुछ है, उन्होंने इससे परे जाके साइंस को अपना वो माना, एक अलग वॉन्डर करते हुए पाथ चूज़ किया, लेकिन वो तब भी लॉस नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा था। लास्टली मैं फिर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आ गया, मैंने स्टार्टअप्स का उदाहरण दिया कि कैसे जो स्टार्टअप्स हैं वो वॉन्डर करते हैं, वो जो इस्टेब्लिश बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका बिजनेस पाथ नहीं चूज़ करते, वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप के दम पे नए नई चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉस्ट इस वजह से नहीं होते क्योंकि वो एडम स्मिथ की जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनको फॉलो करते हैं, कपल्ड विथ जो उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। फिर मैंने बोला कि चलो हमने ये सब स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस किया, अब हम रीजंस खोजते हैं कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग जो वॉन्डर करते हैं वो लॉस्ट नहीं होते। फिर मैंने कुछ उनकी एबिलिटीज़ बताई, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक चीज़ मैंने बताई, मैंने बताया कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो है। तीसरा मैंने बताया कभी कभी आप वॉन्डर करके नया पार्ट ढूंढते हो और बाकी सब आपके पीछे उसमें लग जाते हैं, जैसे गांधी जी ने जब सत्याग्रह और डांडी मार्च का नया पार्ट ढूंढा वो लॉस नहीं हुए, बाकी सब उनके पीछे पीछे चले गए। तो ऐसे मैंने कुछ 3-4 रीजन्स उसमें दिए। फिर मैंने पूछा क्या ये एक आयरन लॉ है, क्या हमेशा जो कुछ ही लोग हैं जो वॉन्डर करते हैं वो लॉस नहीं होते। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल रियलिटी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप वॉन्डर करते हो तो सबके सब लॉस्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे नक्सलिज्म का दिया कि कैसे नक्सलवाद के जो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं वो वॉन्डर किया उन्होंने अपने पाथ से, लेकिन उनके पास एक नेगेटिव सोशल पीयर ग्रुप था जिन्होंने उनको एंटी सोशल बना दिया और इस वजह से वो सबके सब लॉस्ट हो गए। सिमिलर वे में मैंने टेररिज्म की बात की कि कैसे वो लोग भी लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव सोशल पीयर प्रेशर। इसके बाद मैंने एक ड्रग्स की प्रॉब्लम की बात की कि जो व्यक्ति या जो बच्चे ड्रग्स की बुरी बीमारी से अडिक्ट हो जाते हैं वो सबके सब लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। इसमें मैंने कुछ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट का मैंने इसमें कुछ डेटा दिया
और कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसमें और बोली। फिर मैंने बोला कि हम सबको वॉन्डर करना चाहिए। फिर मैंने बोला कि चलो हमने देख लिया कि इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन वॉन्डर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमें नए पाथ्स और नई माइलस्टोन्स की तरफ ले जाता है। तो क्वेश्चन आता है हम कैसे वॉन्डर करें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमें कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा हर इंसान के अंदर, कि जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो वर्चुअस कैरेक्टर है, वो ज़रूरत है ताकि वॉन्डर करने के बाद भी वो लोग लॉस ना हो। सेकेंड मैंने बताया कि जो सोसाइटी है उसको भी ऐसा होना चाहिए कि वो हर्ड मेंटालिटी को प्रमोट ना करे। सब चाहते हैं कि कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई सिविल सर्वेंट बने। हमें इस हर्ड मेंटालिटी से अलग जाना पड़ेगा और सोसाइटी को नर्चर करना पड़ेगा अपने बच्चों को उन वेज में जिसमें वो चाहते हैं। इसके लिए उनको मैंने एक एग्रीकल्चर मॉडल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की जो सर केन रॉबिन्सन ने बताया था। तो उस एग्रीकल्चर मॉडल ऑफ एजुकेशन एज अपार्ट फ्रॉम द फास्ट फूड मॉडल ऑफ प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर मॉडल में क्या होता है, जैसे हम खेत को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर डालते हैं, जबकि जब फास्ट फूड मॉडल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमने एक बस इंडस्ट्री चेन बना दी है। तो हमें ऐसा चेन नहीं बनाना, हमें हर इंसान की व्यक्ति की क्वालिटी के हिसाब से उसको एडुकेट करना है। तीसरा मैंने इसमें बात की कि कैसे एक सेफ्टी नेट रखना चाहिए सरकार को, कि कोई वॉन्डर करे और मान लीजिए वो लॉस्ट हो भी जाए तब भी एक सोसाइटी जो स्टेट है उसको एक सोशल सिक्योरिटी नेट देना चाहिए ताकि वो गिरे और फिर वापस उठने का उसके अंदर कैपेबिलिटी हम लोग उसको वापस दे सकें। तो मैंने बोला अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हम फर्डिनेंड मैगेलन की तरह एक नया पाथ ढूंढ पाएंगे जहाँ पे हम एक अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर वर्ल्ड एंड अ बेटर वर्ल्ड फॉर आवर फ्यूचर बना पाएंगे। और फिर मैंने वो इफ़ की पोएम से की कि हम लोग को ड्रीम करना चाहिए लेकिन उसको मास्टर नहीं बनाना चाहिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन फिल दी अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds ऑफ डिस्टेंट रन, योर्स विल बी द वर्ल्ड। मतलब हमें ड्रीम थिंक वॉन्डर करना चाहिए, लेकिन इस सब के पीछे मेहनत बहुत ज़रूरी है। उस मेहनत को हमें अपने बरकरार रखना चाहिए, तभी हम एक अच्छा विश्व क्रिएट कर पाएंगे। तो ये मेरा ऐसे था पहला वाला जो मैंने इस बार लिखा अपने पेपर में। सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम और तरीकों से थोड़ा लेस एकेडमिकली भी लिख सकते हैं ऐसे, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो और मैंने इस बार लिखा भी है। जैसे जो दूसरा क्वेश्चन आया था इस बार, अ सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी, तो इसमें मैंने लगान मूवी से शुरू किया था। तो लगान मूवी में दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ अनजस्ट लॉज बना दिए थे और फिर क्रिकेट खेलने की वजह से उन्होंने बोला कि हम क्रिकेट खेलेंगे और तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हारा कर माफ़ कर देंगे। तो बेसिकली चैरिटी कर रहे थे वो लोग हमारे ऊपर। लेकिन फिर उन्होंने तो ये मैंने इससे दिखाया कि अगर सिर्फ चैरिटी के बेस्ड में हो और जस्टिस ना हो तो कैसे सोसाइटी के पतन होने के कगार पे होता है। फिर मैंने दिखाया कि कैसे अगर जस्टिस होता है तो इन चैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है फिर सोसाइटी में। तो फिर मैंने दिखाया कि कैसे हमारे भारत सरकार ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद किया और फार्मर्स का पूरी काया पलट गई, जिसकी वजह से वो खुद का मैन्युफैक्चर फूड कर पाए और फिर उनको ऐसी कोई चैरिटी की ज़रूरत नहीं थी कि क्रिकेट मैच जीत के आपका कर माफ़ कर दें। तो मैंने इसके थ्रू भी ये दिखाने की कोशिश की। तो आप मूवीज़ वगैरह का बहुत सारे टेड टॉक्स हैं उनका रेफरेंस दे सकते हैं। जो आसपास के न्यूज़पेपर्स में आपको आर्टिकल दिखते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग का मैंने सुना कि उन्होंने हिवड़े बाज़ार मॉडल जो है जो हम लोग देखते हैं या अलवल मॉडल है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का, वो सब यूज़ किया उन्होंने। तो आप किसी भी तरह अपना ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक लौता पेपर है जिसमें आपकी ओरिजिनलिटी चेक हो रही है। तो आप कुछ भी यूज़ करिए, बस वो रेलेवेंट होना चाहिए, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से मीट करना चाहिए और अकेडमिकली इन द सेंस मतलब वो एक सभ्य एग्जाम्पल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स ही हैं। बाकी ऐसे का कोई सिलेबस नहीं है, ऐसे का कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, काफ़ी सब्जेक्टिविटी रहती है। बस आपको अगर आपका ऐसे पढ़ के अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी यही होगा कि एग्जामिनर को भी पढ़ के वही अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से बस वही एक क्राइटेरिया है। बाकी आप अपना निटी-ग्रिटीज़ खुद अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से चार्ट आउट ज़रूर कर सकते हैं। तो जो फिलोसफिकल कोट्स वगैरह हैं वो मैंने भी कुछ बना के रखे हैं, मैं वो ज़रूर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक्सेलेंट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है यूपीएससी के PYQs। पिछले 10-15 सालों में या पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने बहुत सारे फिलोसफिकल कोट्स पूछे हैं। तो अगर आप उन्हीं कोट्स को बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। एक तो PYQs भी प्रैक्टिस कर लेंगे, दूसरा उन कोट्स को आप दोबारा इस पेपर में भी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कोट्स को शार्पन करने का। तो एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है।
मेरे ख्याल से आपकी बहुत फ्लावरी लैंग्वेज तो नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप एकदम ही वैसी इंग्लिश लिखिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो। इस पेपर में आपकी स्पेलिंग्स एकदम सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स आपके सही होने चाहिए और आपके हर सेंटेंस एक क्वालिफाइड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि इसके भी नंबर यूपीएससी काटता या देता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स बार बार पढ़ें और राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करें। अगर आपने दोनों चीज़ें एक साल तक करते रहे तो कोई भी आदमी इंग्लिश में ज़रूर अच्छा हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन आया है कि ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो मैं तो ये करता था कि मैं 1.5 घंटा एक ऐसे को देता था, फिर 1.5 घंटा दूसरे ऐसे को देता था। वो पहले 1.5 घंटे में आधा घंटा मैं ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, जिसमें मैं 2 पेज लेता था और मैं पूरा ऐसे ही लिख देता था, सिर्फ जो कीवर्ड्स मैं यूज़ करूँगा कि एनेक्डोट में ये लिखूँगा, ट्रांजिशन स्टेटमेंट 1 में ये लिखूँगा, फिर ये मेरा फिलोसफिकल टच होगा उस ऐसे को एक्सप्लेन करने का, ये मेरे 4-5 डायमेंशंस होंगे, ये मेरा काउंटर डायमेंशन होगा, ये मेरे 3 वे फॉरवर्ड्स होंगे और ये मेरा पोएम होगा कंक्लूजन में। तो मैंने ऐसे करके 2 पेज में पूरा खुद ही चार्ट डाउन कर लिया। फिर जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं कीवर्ड देखता था और उन कीवर्ड्स को मैं एक्सपैंड करने की कोशिश करता था राइटिंग में। तो इससे आपका एक अच्छा फ्लो पहले ही तैयार हो जाएगा। आप ये मत करिए कि आपने लिखना शुरू किया और बीच में फिर आप नए कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं या नए डायमेंशंस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो फ्लो टूट जाता है, वो मैकेनिकल लगने लगता है। तो आपको एक ही फ्लो में पहली बार आप ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। तो क्योंकि मेरा एक बार ऐसे में मैं बहुत कम नंबर मैंने स्कोर किए थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लिखे थे। इस बार मैंने करीब 55 एसेज लिखे होंगे टोटल अपने लास्ट 2 ईयर्स में, और बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने कम से कम 16 एसेज लिखे, दैट इज़ 8 FLTs। मैं तो ये भी किया था कि फ्राइडे को ऐसे का पेपर था सुबह, मैंने थर्सडे रात को बैठ के 2 ऐसे लिखे हैं। तो वो 2 ऐसे मेरे लिए बहुत काम आए, क्योंकि एक तो फ्लो में आ जाता हूँ मैं, दूसरा मैंने कुछ क्योंकि एक दिन पहले ही ब्रेनस्टॉर्म किया होता है कोई चीज़, तो मैं फ्रेश भी रहता हूँ, साथ ही में भी कोई प्रैक्टिस भी रहती है, तो वो इनर्शिया नहीं रहता मेरे अंदर उस ऐसे को स्टार्ट करने का, जो मुझे लगता है बहुत लोग फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो थर्सडे रात में आप ऐसे लिखिए और फिर रात 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट और फिर फ्राइडे जाके एक्चुअल ऐसे लिखिए, तो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं उससे। तो मैंने ऐसे के लिए 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इस बार, क्योंकि मैंने पहले जैसे बोला मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे और मुझे उसको किसी न किसी के इवैल्यूएट कराने ज़रूरी थे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पहले गंदा रह चुका है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस है, तो शायद आपको इतने टेस्ट ना लिखने की ज़रूरत है, ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की ज़रूरत है। तो मैंने 2 जो टेस्ट लिखे थे, जो टेस्ट सीरीज ली थी, वो तो फॉरम IAS का था, MGP प्रोग्राम के साथ जो लिया था, और विजन IAS का मैंने ऐसे का टेस्ट सीरीज लिया है। तो यही 2 टेस्ट सीरीज मैंने इस बार काफ़ी रिलीजियसली फॉलो और प्रैक्टिस किया। तो अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से रिसोर्सेज है टॉपर की आंसर कॉपीज़। अब वो आपको फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। एक बार आपने PYQs को प्रैक्टिस कर लिया, फिर आप अपना शुरू करिए जो टॉपर की कॉपीज़ हैं, आप उनका ऐसे देखिए टॉपिक पे क्या लिखा है, खुद का ऐसे लिखिए और फिर क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करिए टॉपर के आंसर कॉपीज से कि उन्होंने कैसा ऐसे लिखा है। और एक रिच प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज हैं ऐसे के ऊपर, आप नेट पे चले जाइए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे की सच टेस्ट सीरीज देखने की, आप टॉपर को ही अपना एंकर पॉइंट बना के कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना अगर ऐसे को एक अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे। ऐसे अब बहुत चैलेंजिंग धीरे धीरे होता जा रहा है। इस साल भी लोगों के नंबर काफ़ी सप्रेस्ड से दिख रहे हैं, वो प्रिसाइसली इस वजह से कि ऐसे की मार्किंग अब टफ हो गई है। तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा, आपको इसको एज अ GS पेपर ही ट्रीट करना पड़ेगा, उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उतने ही टेस्ट लिखने पड़ेंगे, तभी आप ऐसे में कर पाएंगे। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप हार्डवर्क करते रहिए, ऐसे में यूनिक एग्जाम्पल्स ढूंढिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए सिर्फ जो कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं, अपना आप होराइजन को ब्रॉडन करिए, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, मूवीज़ देखिए, आप ऐसे पढ़िए। सिर्फ UPSC के ऐसे नहीं, आप बल्कि SAT के जो ऐसेज हैं, जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। आप रैंडम ऐसे टाइप करिए जो कंपटीशन में सबमिट किए जाते हैं, वो सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ UPSC में कैसे ऐसे नहीं, बल्कि बाकी जगहों पे भी कैसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हो सकता है वो जो बाकी जगहों के यूनिक कंटेंट है, वो जब ऐसे यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे तो आपको बेटर नंबर मिलेंगे। तो बस यही है कि अपने ऐसे का आप नैरो माइंडेड मत रहिए, जितना ब्रॉड माइंडेड रहेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ऐसे उतना ही अच्छा होता जाएगा। थैंक यू।